हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कक्षा 12th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था और लास्ट में हमने फ्रेडरिक रेडजेल कुमारी सैंपल की एक परिभाषा देखी थी। उसके बाद हम आज नए लेक्चर की और प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लांश जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है से इसकी शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लांश एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। इन्होंने फ्रांस में रहते हुए मानव भूगोल को चरम उत्कर्ष ऊंचाई तक पहुंचाया है। ब्लांश संभववाद के जनक भी माने जाते हैं। विडाल डी ला ब्लांश की परिभाषा बहुत विस्तृत है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं कम रहती हैं, तो विशेषकर जो परिभाषा है वो मौखिक रूप से फ्रेडरिक रेडजेल और कुमारी सैंपल की जो परिभाषा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पर जरूर विशेष फोकस करें। विडाल डी ला ब्लांश की एक खासियत कि फ्रांस का एक भूगोलवेत्ता और फ्रांस में इन्होंने मानव भूगोल के लिए काफ़ी कार्य किए और इसलिए ये मानव भूगोल के फ्रांस में जनक भी माने जाते हैं। संभववाद के जनक भी यही माने जाते हैं। देखते हैं कि एक वर्ड आपके सामने आया है। हालांकि जब आप ग्रेजुएशन करें और पीजी करते हैं तो आप कॉलेज लेवल में संभववाद, जैसे मैंने यहाँ वर्ड लिखे हैं दो, संभववाद और नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणवाद को पढ़ लेते हैं। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे कि भूगोल के दो प्रमुख वाद कौन से हैं। भूगोल के दो प्रमुख वाद कौन से हैं, तो आपको लिखना सिर्फ दो ही चीज़ है, नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणवाद। इन तीनों में से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। सेकंड, संभववाद। तो ये भूगोल के दो प्रमुख वाद हैं, डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे कि दोनों क्या हैं। उससे पहले एक ध्यान रखना है कि विडाल डी ला ब्लांश जो है ये संभववाद का जनक माना जाता है। और कल जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें दो नाम आए थे। एक नाम आया था फ्रेडरिक रेडजेल का नाम, दूसरा नाम आया था कुमारी सैंपल का, जिसमें से मानव भूगोल का जो संस्थापक, मानव भूगोल का जो पिता वो फ्रेडरिक रेडजेल थे, जबकि उनकी शिष्या जो थी यानी कि कुमारी सैंपल जो कि एक अमेरिकन थी, यह नियतिवाद की समर्थक थी। देखते हैं क्या है ये दोनों चीजें, नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद या संभववाद। इन्हें हम कहते हैं ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म का मतलब होता है, हिंदी में से कहते हैं द्वैतवाद। हिंदी में कहते हैं इसे द्वैतवाद। व्हाट द पॉइंट, ध्यान रखने योग्य बात, ड्यूलिज्म को हिंदी में कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? द्वैतवाद का मतलब होता है कि दो पक्षों के मध्य उत्पन्न वाद, दो पक्षों के मध्य उत्पन्न वाद द्वैतवाद कहलाता है। जैसे किसी समस्या को लेकर या किसी पक्ष को लेकर वाद विवाद होता है, कोई उसे पक्ष में अपनी बातें कहते हैं, कोई विपक्ष में उसकी बातें कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी दो तरह के वाद हैं। एक का नाम नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद। इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म या इसको इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंटलिज्म। ओके, संभववाद को इंग्लिश में लोग कहते हैं पॉसिबिलिज्म। गॉट द पॉइंट। अब समझते हैं कि दोनों हैं क्या। देखिए, नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद, यदि हम इसको देखें, इसको डिस्क्राइब करें तो आप जान पाएंगे कि नियतिवाद, निश्चयवाद और पर्यावरणवाद ये किससे संबंध रखते हैं? ये प्रकृति से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? प्रकृति से। यानी कि नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद को जो भूगोलवेत्ता समर्थन देते हैं वे प्रकृति को सर्वप्रमुख मानते हैं। वे ये मानते हैं कि प्रकृति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो संभववादी हैं, संभववाद का जनक विडाल डी ला ब्लांश, जो संभववादी है, ये संभववाद जो है ये कहते हैं कि मानव महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं
मानव महत्वपूर्ण है। यहां समझ लेना आवश्यक है। वापस मैं आपको बताता हूं, नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद ये कहते हैं प्रकृति महत्वपूर्ण है, संभववादी कहते हैं मानव महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम अध्ययन कर रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखना चाहें तो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी महामारी के रूप में हम और पूरा देश, पूरा विश्व आज कोविड-19 इस महामारी के साथ लड़ रहा है। यदि हम इसको देखें तो कोविड-19 या हम इसको कहते हैं कोरोना वायरस, इससे आप सब परिचित हैं। वर्तमान में महामारी के रूप में कोरोना वायरस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चमगादड़ से उत्पन्न एक वायरस। इसका मतलब यह है कि यदि किसी पशु पक्षी के द्वारा मानव में फैली है तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति में जो संतुलन बनाए रखने की एक जिम्मेदारी होती है, शायद ये वही हो। क्योंकि मानव ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में जनसंख्या में वृद्धि की है और एक अनबैलेंस, एक असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी या प्रकृति उसको संतुलित करने का कार्य कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस भले एक चमगादड़ से हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही महामारी का रूप है और काफी मनुष्य इससे इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं और अंत में उनकी मृत्यु हुई है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति अपना संपूर्ण जोर आजमाइश करती है और मानव के सामने एक विकट समस्या पैदा करती है। यदि मानव उससे लड़ जाता है, मानव उससे उसके उपचार ढूंढ लेता है तो मानव बच जाता है। लेकिन आज विश्व के सामने आप देखें, अमेरिका जैसा महाद्वीप है, अमेरिका जैसी शक्ति है, वो लगभग 18 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पीड़ित हैं इस महामारी से। तो ये प्रकृति का प्रकोप हुआ। लेकिन संभववादी कहते हैं कि प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध करवाती है। प्रकृति हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाती है, चाहे वह एक वनस्पति के रूप में हो, लकड़ी के रूप में हो। उससे हम विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। जैसे खनिज के रूप में लोहा इस्पात हुआ, लोहा एक्स हुआ, उससे हम उसे कन्वर्ट करके हम नया उत्पाद बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संभववादी ये कहते हैं कि मानव महत्वपूर्ण है। मानव मनुष्य अपनी बुद्धि और कौशल के साथ प्रकृति प्रदत्त या प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन प्रकृति ने उपलब्ध करवाए हैं, मानव उनका मस्तिष्क रूप से, अपने विवेक से, अपनी विवेचनाओं से, अपनी कार्यशीलता से मानव उनका उपयोग करता है और उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये संभववादी कहते हैं कि प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध करवाती है और मानव उसका संपूर्ण उपयोग करता है। कुल मिला के बात यह है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि भूगोल में दो प्रमुख वाद रहे। सबसे पहले ध्यान रखना है नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद, ये एक ही नाम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म, या इंग्लिश में एक नाम और है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। ये समर्थक किसके हैं? प्रकृति के। ये समर्थक किसके हैं? प्रकृति के। और संभववादी, ये जो संभववाद है या पॉसिबिलिज्म है, नाम से आपको पता चल रहा है, नाम से आपको क्या पता चल रहा है? पॉसिबिलिज्म, यानी कि पॉसिबिलिटी उत्पन्न करती है। तो पॉसिबिलिटी उत्पन्न कौन करवाता है? प्रकृति। लेकिन उसकी महत्वपूर्ण या उसकी क्रियाविधि या उसमें प्रगति करने का जो अहम जिम्मा है वो किसका होता है? मानव का। तो यहाँ आपको दो चीजें समझ में आएगी कि भूगोल के दो वाद, नियतिवाद और संभववाद। उसके बाद ये तो बात हुई आज तक। ये जो हमने बात की कल के लेक्चर में और आज के इस लेक्चर में, यहाँ तक जो हमने बात की, ये हमने बात की मानव भूगोल के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम इसकी बात करते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब क्या हुआ कि मानव भूगोल, जो कि भूगोल का एक विषय है, भूगोल की एक ब्रांच है, एक शाखा है, इसका नेचर क्या है, हम किस चीज के बारे में इसमें पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप का मतलब क्या हुआ?
मानव भूगोल नाम लिखा हुआ है। भूगोल क्या हो गया, एक बहुत बड़ा विषय है। मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, मानव की जो भी एक्टिविटी होती है, उन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, मानव भूगोल में। इसका मतलब कल जो हमने एक बात कही थी कि दो प्रकार की शाखाएं होती है। नंबर 1 मैंने कल बताया था आपको, एक होती है भौतिक भूगोल की शाखा, भौतिक भूगोल की शाखा। नंबर 2 होती है मानव भूगोल की शाखा। नंबर 1 भौतिक भूगोल की शाखा और नंबर 2 मानव भूगोल की शाखा। यहां तक आपको समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक भूगोल में हम नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में, अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में, जहां पर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, हम उसका अध्ययन करते हैं। घाटियां, भ्रंश, वलन किस प्रकार से बने, महासागर में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं, मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप, मानव जो भी एक्टिविटी करता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे जनसंख्या, जैसे उद्योग, जैसे कृषि, खनन कार्य, ये सभी जो एक्टिविटी है, यानी जनसंख्या का अध्ययन करना, उद्योगों का अध्ययन करना, कृषि कार्यों का अध्ययन करना, खनन कार्य करना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। और मानवीय क्रियाकलाप का अध्ययन हम किसमें करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हम ये पढ़ते हैं कि मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं, ये मानवीय क्रियाकलाप वेयर, यानी कहाँ, किस कंडीशन में किए जा सकते हैं, कहाँ किए जा सकते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं। कब, किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा उसका समय उचित है, स्थान या कोई समय या कोई कालक्रम, और हाउ, कैसे, हम कैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मानवीय क्रियाकलाप के बाद सेकंड जो टाइप आता है वो आता है मानव समूह। मानव समूह यानी मनुष्य अकेला निवास नहीं करता, मनुष्य या मानव जो है वो एक समूह में रहता है, एक जाति विशेष में रहता है, एक वर्ग समुदाय में रहता है और अपना जीवन यापन करता है। तो मानव समूह में क्या क्या चीज सम्मिलित होती है। नंबर 1 जैविक क्रिया। कैसी क्रिया है, जैविक क्रिया, बायोलॉजिकल हैबिट। मानव समूह हो या जीव जंतु समूह हो, इन सबकी कैसी एक्टिविटी होती है, जैविक एक्टिविटी, यानी कि जैविक क्रिया इनकी होती है, ये अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने उदरपूर्ति के लिए अपना कार्य करते हैं, इसको हम बोलते हैं जैविक क्रिया। दूसरी होती है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि मानव समूह उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है, जैसे उद्योग धंधों की स्थापना होती है। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। 3-4 दिन पहले आपने सुना हो वित्त मंत्री के द्वारा उद्योगों को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है, MSME प्रोजेक्ट, यानी कि सबसे छोटा, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसको बढ़ाने के लिए हम उद्योग में अधिक से अधिक ब्याज देकर, अधिक से अधिक उद्योगपतियों को ब्याज देकर कम रेट पर हम उद्योग को विकसित कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि मानव समूह में एक तो जैविक क्रिया होती है, दूसरी क्रिया कौन सी होती है, आर्थिक क्रिया। आपने ये भी सुना होगा कि कृषि कार्य यानी किसानों को हम कम ऋण पर ब्याज दरें कम करके हम उन्हें ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से कृषि की जो गतिविधियां हैं, या आपने सुना होगा अभी लगभग अप्रैल मई के मंथ में जो कृषि मंडी है उनमें कृषकों को उचित मूल्य मिल सके, इसलिए हमने कृषक को एक अच्छी सुविधा प्रदान की सरकार के द्वारा। खनन कार्य हो या खनिजी क्रिया हो, ये सब किसमें सम्मिलित करते हैं हम, आर्थिक गतिविधि में। नेक्स्ट है सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधि। सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधि। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि का मतलब क्या होता है कि समाज में हम सब और आप सब एक साथ रहते हैं,
हमारा समाज एक साथ है, हमारी अलग अलग संस्कृति है, चाहे वो राजस्थान का निवासी हो, मध्य प्रदेश का निवासी हो, पंजाब का हो, आंध्र प्रदेश का हो, या सेवन सिस्टर्स पूर्वोत्तर राज्यों का कोई व्यक्ति हो, कोई मानव समुदाय हो, तो उसकी अपनी संस्कृति होती है, अपना खान पान होता है, अपनी वेशभूषा होती है, अपने लोक संगीत होते हैं, अपने त्योहार होते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, सामाजिक और सांस्कृतिक छवि होती है मानव समुदाय में। और हमें करना क्या होता है, विकास के लिए वातावरण का उपयोग करना होता है। क्या करना पड़ता है, इन सभी का हमें विकास करना है। किन सभी का, जैविक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं का विकास के लिए वातावरण का उपयोग हमें करना होता है। क्योंकि ये जो भी गतिविधि है, जैविक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधि, इनका क्या करना है, हमें विकास करना है। इनका क्या करना है, विकास करना है। विकास करेंगे, डेवलपमेंट होगा, भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वातावरण चाहिए। और वातावरण क्या है, तो अभी अभी हमने आपको पढ़ा रहा था कि वातावरण क्या है, नियतिवाद। वातावरण क्या है, निश्चयवाद। वातावरण क्या है, पर्यावरण। तो ये जो चीज है, वातावरण प्रकृति हमें उपलब्ध करवाती है, और उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग करके हम विकास कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। इसका नेक्स्ट पहलू पढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमने पढ़ा था इसके अंदर। अब बात करते हैं विषय क्षेत्र की, कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कैसा है। ओके, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर है, स्कोप जो है, वो हमें किस किस मानव भूगोल के किस किस विषय क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 दिया हुआ है हमें प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से मतलब ये हुआ कि पृथ्वी ने हमें जो कुछ भी गिफ्ट के रूप में, उपहार स्वरूप हमें जो कुछ दिया है, वे सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम बात करें, जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब चीजें क्या है, ये सब वस्तुएं क्या है, लोहा, तांबा, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब चीजें प्राकृतिक संसाधन। ये प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप मानव को उपहार दिया है। इन सभी का प्रयोग करते हुए मानव अपने क्रियाकलाप करता है। नंबर 2 कालिक अनुक्रम, यानी कि लिखा हुआ है समय। मतलब जिस जिस प्राकृतिक संसाधन का जैसे जैसे समय के साथ साथ मानव ने उपयोग करना सीखा, और मानव का उपयोग करने के साथ साथ वह मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र बन गया। अलग अलग समय में अलग अलग चीजों की खोज हुई। प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें मिलते तो हैं, लेकिन हर समय में अलग अलग चीजें हमें प्राप्त हुई। कोयला प्राप्त हुआ, पेट्रोलियम प्राप्त हुआ, लोहा एक्स प्राप्त हुआ, तांबा प्राप्त हुआ। तो ये समय के अनुसार अलग अलग हमें प्राप्त होते चले गए, और ये हमारा भूगोल विषय का क्षेत्र बन गया। नंबर 3 जनसंख्या और उसकी क्षमता। समय के साथ साथ यदि हम देखें, जब हमारी प्राचीन सभ्यताएं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, नील नदी घाटी की सभ्यता हो, तो ये सबसे प्राचीन सभ्यता रही। लगभग इनका जो समय रहा था वो लगभग 3-4 हजार बीसी के आसपास, या 5,000-6,000 बीसी के आसपास इनका समय रहा। तो उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, सीमित दायरे में थी। जो मनुष्य थे वो जंगलों में निवास करते थे, नदी नालों के आसपास निवास करते थे, वनस्पति एक घने जंगल में वो निवास करते थे। लेकिन समय के साथ साथ आज वर्तमान की हम बात करें, वहां से लगभग 3,000-4,000 बीसी से लेकर वर्तमान में आज हम 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। तो इसमें जनसंख्या की जो क्षमता है, या जनसंख्या की जो वृद्धि है, वो तीव्रगामी हुई और इतनी अधिक हो गई, और अधिक होने के कारण हमें संसाधनों का अधिक उपयोग हम करने लग गए। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मानव भूगोल में हम जनसंख्या के पहलू का, जनांकीय सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो वो जनसंख्या का पहलू भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में रखते हैं। दूसरा है इसकी क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व हम पढ़ते हैं, तो जनसंख्या घनत्व हम पढ़ते हैं किसी क्षेत्र में बहुत विरल जनसंख्या घनत्व है, किसी क्षेत्र में बहुत अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। ये प्रदर्शित करता है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन
मौजूद है। यदि हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें और भारत में जनसंख्या की बात करें तो प्रमुख रूप से नाम आता है उत्तर प्रदेश का, नाम आता है बिहार का, नाम आता है पश्चिम बंगाल का। तो इन राज्यों में अधिक जनसंख्या होने का जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण यह है कि वह प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो यदि वहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे तो नॉर्मली यहाँ जनसंख्या व उसकी क्षमता का विकास भी अधिक होगा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण से अर्थ यह है कि जहाँ जनसंख्या अधिक होगी वहाँ विभिन्न प्रकार के मानव समुदाय निवास करेगा, और जहाँ विभिन्न प्रकार का मानव समुदाय निवास करेगा तो होगा क्या, वहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति का समागम होगा, विभिन्न प्रकार की संस्कृति निवास करेगी और उनका वहाँ वातावरण बनता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है समायोजन व प्राकृतिक संगठन। समायोजन का मतलब क्या हुआ, हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी हमें प्रकृति ने संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वह लोहा एक्स हो, तांबा हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो, ये भी जो संसाधन हमें उपलब्ध करवाए हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। बिना समायोजन किए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अभी पिछले वाले जो मैंने अध्याय की हम बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको एक महामारी का नाम बताया था, कोविड-19 का। ये महामारी चल रही है कोविड-19। अब मुझे बताएं, इस महामारी के साथ हमने समायोजन किया। सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई कि सभी को अपने घर में सुरक्षित माहौल में रहना है। यानी हमने एक नारा दिया, स्टे होम स्टे सेफ, स्टे सेफ स्टे होम सेफ। हमने एक नारा दिया कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। ओके, तो ये भी क्या हो गया, समायोजन हो गया। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा ये बताया गया और हमने उसको कोविड-19 के लिए हमने क्या कर लिया, समायोजन कर लिया। तो हमें समायोजन करना भी अत्यंत आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है दूसरे प्रदेशों से संबंध स्थापित करना। दूसरे प्रदेशों से संबंध स्थापित करने से मतलब ये है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से इंटरलिंक कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है, इंटरलिंक। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे अजमेर का संबंध कहीं ना कहीं जयपुर से होगा, या अजमेर का संबंध कहीं ना कहीं भीलवाड़ा से होगा, अजमेर का संबंध कहीं ना कहीं नागौर से होगा। तो ये जितने भी जिले हैं, इन जिलों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले से इंटरकनेक्शन है। तो हमें क्या करना है, दूसरे प्रदेशों को संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पहलुओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, कालिक अनुक्रम यानी समय के साथ साथ, फिर हम करते हैं जनसंख्या और क्षमता का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का, समायोजन का, और दूसरे प्रदेशों के साथ उसका क्या संबंध रहता है। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं कि मानव भूगोल का जो विकास है, ये मानव भूगोल का जो विकास 3 चरणों से गुजरा। नंबर 1 प्राचीन काल, नंबर 2 मध्यकाल, नंबर 3 आधुनिक काल। 3 प्रकार के काल थे। प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा जो फेमस रहा वो रहा आपका ग्रीक, जिसको हम यूनान बोलते हैं, और एक रहा रोम। इस समय सबसे ज्यादा जो प्रमुख जो देश रहे वो ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता, यूनान के लोग, यूनान के भूगोलवेत्ता और रोम के भूगोलवेत्ता, इनका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। उसमें हम पढ़ते हैं थेब्स को हम पढ़ते हैं, हेरोडोटस को पढ़ते हैं, हेकेटियस को पढ़ते हैं, एनेक्सिमेंडर को पढ़ते हैं। इन लोगों ने प्राचीन काल में मानव भूगोल का अपने अपने ढंग से विकास किया। मध्यकाल तक आते आते हम ये देखते हैं कि मध्यकाल वो समय था जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। मध्यकाल में मानव भूगोल का जो कार्य रहा वो थोड़ा कम रहा, या यूं कहें बिल्कुल गौण हो चुका था। लेकिन आधुनिक काल में आते आते जहाँ हम जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम पढ़ते हैं, हम बोल्ट का नाम पढ़ते हैं, रेटर का नाम पढ़ते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल का नाम पढ़ते हैं, अमेरिका में हम कुमारी सैम्पल का नाम पढ़ते हैं। तो इन जैसे विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने आधुनिक काल में अपना विशेष योगदान दिया और मानव भूगोल का विकास करते हुए मानव भूगोल के पाठ्यक्रम को, मानव भूगोल एक विशेष क्षेत्र को, एक उसकी शाखा को एक नए रूप से प्रस्तुत किया। और अंत में इस लेक्चर को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ।
आगे जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके साथ मैं फिर आऊँगा। उस जब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट मेरे आने वाले जो वीडियो हैं मैं विभिन्न कक्षाओं की वीडियो बनाऊंगा और चैनल पर अपलोड करूंगा। आप जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।